सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब हमें पूछा जाता है तो नॉर्मली कोई भी आपको ये बता देता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या है, F इक्वल टू ma, है कि नहीं? यही हमें बोल दिया जाता है। पर अच्छे से देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है प्रॉपर्ली, ठीक है? क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों? दो कॉज की वजह से। पहला कि ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच देता है। क्या देता है? एक क्वांटिटेटिव अप्रोच देता है टुवर्ड्स द फोर्स, ठीक है? एंड सेकंड है कि फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट, ठीक है? तो ये दोनों चीजों की वजह से सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली समझते हैं कि ये क्या है और ये F इक्वल टू ma कैसे आया, ठीक है? सो जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो स्टेट क्या करता है? वो बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the applied external force, ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या है, ठीक है? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डेफिनेशन पढ़ते टाइम कि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको थोड़ा समझने के लिए बता देता हूं। मान लो कि एक गोली है, अगर उसको हम हाथ से फेंकते हैं तो किसी का कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत कम मास है। बड़ा पत्थर फेंक देंगे तो शायद हो सकता है, पर छोटा सा अगर गोली किसी को ऐसे हम हाथ से मार दे, थोड़ी ना उसका कुछ होगा। पर वही गोली को, उतना ही छोटा सा मास वाला गोली को अगर गन के थ्रू बहुत ज्यादा वेलोसिटी में मार दिया जाए तो लोग किसी का मौत भी हो जा सकता है। तो यहीं से पता चलता है कि जो फोर्स आता है उसका ये मास और वेलोसिटी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। तो हम इसका अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें इस स्टेटमेंट को तो ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है? जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। बहुत छोटा सा टाइम पीरियड के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dp बाय dt, ठीक है? सो F is equal to dp by dt. This is the mathematical formula of Newton's second law, ठीक है? तो इसको जब हम आगे लेके जाते हैं तो ये कहता है कि P is equal to mv। हम लोगों को पता है ऑलरेडी मोमेंटम P is equal to mass into velocity, है कि नहीं? हमें ऑलरेडी ये पता है। तो यही चीज को यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। क्या आएगा कि d ऑफ mv बाय dt, तो फोर्स इज इक्वल टू dmv बाय dt आ गया, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए m एंड v, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे कि मास कैसे वेरिएबल हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है। एक सिस्टम का मास वेरिएबल हो सकता है, ठीक है? मान लो कि एक ट्रैक्टर में रेत जा रहा था और नीचे एक उसमें गड्ढा हो गया है, तो क्या हो गया कि वहां से रेत फिसलता हुआ जाएगा, तो कम होता होता गया ना ट्रैक्टर का मास, है कि नहीं? तो वैसे ही जैसे आप रॉकेट का देखोगे तो रॉकेट चलता जाता है तो उसका फ्यूल खत्म होता जाता है। अगर फ्यूल खत्म होता जा रहा है तो उसका मास घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो वो मास वेरिएबल सिस्टम हो गए। और वेलोसिटी तो वैसे भी वेरिएबल सिस्टम होते ही रहते हैं। तो अगर ये दोनों को हम वेरिएबल माने तो इसको हम यूवी फॉर्मूला यूज करके ऐसे लिखेंगे कि v dm बाई dt प्लस
एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। ये आया डिराइव्ड फॉर्मूला यहां से, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या आया, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये कब, जब मास एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो। पर मैक्सिमम कंडीशन में, जब हम जो भी नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में, वहां हम क्या देखते हैं कि मास वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, मास कांस्टेंट होता है। अगर ये m कांस्टेंट हो जाए तो dm बाई dt क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जो ये चीज है ये जीरो हो जाएगा, जीरो व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये पहला वाला चीज जीरो हो गया, पहला आपका v dm बाई dt जो लिखा हुआ है अगर जीरो हो गया, तो आपको क्या मिला यहां से, f इज इक्वल टू m dv बाई dt, ठीक है। एंड वी नो dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। सो यहां से वी गॉट जो पॉपुलर फॉर्मूला है f इक्वल टू m ए न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो यहां आता है, ठीक है। बट कभी भी आपको क्वेश्चन आया कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो f इक्वल टू m ए मत बताइएगा, क्योंकि ये हर जगह सही नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, ये था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और इसके साथ और एक लाइन भी जुड़ा हुआ है, क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज is along the applied force। applied force का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा, ठीक है। तो ये दोनों है न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड F इक्वल टू m में यहां से डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को फिर से एक बार स्पीड में देख लेते हैं, क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच देता है फोर्स की तरफ, एंड इससे फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ दोनों को हम डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट स्टेट्स कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम is directly proportional to the applied external force, and the direction of the change of momentum is along the direction of applied force। अगर इससे हम डिराइव करते हैं F इक्वल टू dp बाई dt को, p को mv लेके uv फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो F इज इक्वल टू dmv बाई dt आता है, dm बाई dt प्लस mdv बाई dt आता है। एंड इससे अगर हम मास को कांस्टेंट ले लें, अगर हम मास को कांस्टेंट ले ले, तो हमारा ये फर्स्ट v dm बाई dt जीरो आ जाता है। यहां से हमें मिलता है कि f इज इक्वल टू m dv बाई dt एंड dv बाई dt इज इक्वल टू a, दैट्स व्हाई f इज इक्वल टू m, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना पड़ेगा, जब मास एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो, तब ये पहला वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा कि f इज इक्वल टू v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। अगर मास कांस्टेंट है तो हम F इक्वल टू m यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया।